हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ हेयर एविडेंस। तो हेयर एविडेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस है और ये ट्रेस एविडेंस की कैटेगरी में आता है, क्योंकि जो हेयर है वो बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है। हेयर का जब आप एक स्ट्रैंड देखोगे वो बहुत ही पतला सा स्मॉल होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्राइम सीन में हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से इसे हम ट्रेस एविडेंस की कैटेगरी में रखते हैं। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे रिलेटेड टू हेयर एविडेंस इन टुडेज क्लास, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि हेयर हम किसे कहते हैं। हम सभी की बॉडी में हेयर होते हैं स्किन सरफेस पे, जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। और जो स्वेटिंग होती है वो इन हेयर बड्स के पास ही होती है। सबके हेड में भी हेयर होता है। तो देखो, जो सर में बाल है उसका जो रूट है उसमें डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो अगर क्राइम सीन पे हाथापाई हुई है तो जब कभी भी कोई फाइट बैक करता है, लेट्स से कोई विक्टिम खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है या जो परपिटरेटर है, जो क्रिमिनल, उस पे वापस से फाइट बैक कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो विक्टिम के हेयर क्राइम सीन पे मिलते हैं या फिर परपिटरेटर के हेयर क्राइम सीन में मिलते हैं। इसके अलावा हम सभी के बाल तो इतने ज्यादा झड़ते हैं आजकल, ऐसे ही बेचारे विक्टिम्स के साथ भी होता है और क्रिमिनल्स के साथ भी होता है। क्रिमिनल्स बेचारे नहीं होते, बट हेयर लॉस सबको मोस्ट ऑफ द टाइम होता है। एंड हेयर लॉस एक पॉसिबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी हो सकता है। लॉ ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे लगता है, ठीक है। सो लॉ ऑफ एक्सचेंज की वजह से हेयर भी एक्सचेंज हो सकता है, क्राइम सीन पे फॉल हो सकता है, या फिर अगर कोई विक्टिम है खुद को डिफेंड कर रहा है या फिर खुद को बचाने की कोशिश में भी हाथापाई हो रही है, खींचाखाची हो रही है, बाल किसी के खींच लिए, या फिर लेट्स से किसी विक्टिम ने अपनी मुट्ठी पे बाल खींच के रखे हुए हैं, लेट्स से विक्टिम की डेथ भी हो गई, बट कभी कभी हाथों में हेयर स्ट्रैंड्स मिलते हैं परपिटरेटर के, ठीक है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस बन जाता है। पढ़ना शुरू करते हैं हेयर एविडेंस। तो फॉलिकल्स आर प्रेजेंट इन द स्किन और डर्मिस फ्रॉम विच प्रोटीन फिलामेंट्स ग्रो। अच्छा, जो हमारे हेयर है ना वो प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। इनका नेचर प्रोटीन होता है। कौन सा प्रोटीन? केराटिन प्रोटीन, ठीक है। हमारे स्किन में फॉलिकल्स होते हैं, हमारे स्किन में, स्कैल्प में फॉलिकल्स होते हैं, जिन फॉलिकल्स से हेयर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। ये फिलामेंट टाइप के नेचर के होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। नाउ दीज प्रोटीन फिलामेंट इज नोन एज हेयर। तो इन्हीं प्रोटीन फिलामेंट्स को हम हेयर भी बोलते हैं। नाउ ह्यूमन बॉडी इज कवर्ड विद स्किन एंड हेयर फॉलिकल्स विद इन द स्किन। जब आप स्किन का स्ट्रक्चर देखते हो तो स्किन में छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं थ्रू आउट बॉडी। आपके बॉडी में स्मॉल हेयर ही सही, बहुत सॉफ्ट हेयर ही सही, पर पूरी बॉडी में हेयर्स होते हैं। एंड स्कल में तो काफी रिजिड हेयर होते हैं, ठीक है। नाउ दीज फॉलिकल्स प्रोड्यूस बोथ थिक एंड फाइन हेयर डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ हेयर ऑन द बॉडी। यस, डिपेंड करता है कि बॉडी की कौन सी लोकेशन है, एंड थिक एंड थिन टाइप ऑफ हेयर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। नाउ हेयर इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन, जो कि अभी जस्ट मैंने आप सभी को बताया। हेयर इज hair is composed of in the absence of root, blood or anything that can help in DNA typing। अगर वो प्रेजेंट नहीं है, मतलब रूट प्रेजेंट नहीं है, ब्लड प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ऐसी चीज प्रेजेंट नहीं है जिससे डीएनए टाइपिंग करी जा सके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या बचते हैं? मॉर्फोलॉजिकल फीचर, मतलब किस तरीके से हेयर आपका दिखता है, मतलब हेयर का स्ट्रक्चर क्या है, हेयर का कलर क्या है ना। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बन जाती हैं या फिर उसकी लिस्ट में आ जाती है, ठीक है। इट हैज रूट, जिसे हम बल्ब कहते हैं या नॉब कहते हैं। शाफ्ट और टिप, जो हेयर है उसको हम 3 डिफरेंट एरियाज में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये तो रूट हो गया, ये मैंने एक हेयर बनाया, इसको हम बोलते हैं टिप, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट और इसको हम बोलते हैं रूट, ठीक है। सो रूट, शाफ्ट एंड टिप, 3 एरियाज में हम हेयर को डिवाइड करते हैं। नाउ रूट इज सराउंडेड बाय द लूज कनेक्टिव टिश्यू। जो रूट होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से सराउंडेड होता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे टिश्यू की, तो टिश्यू किससे मिलके बनता है? सेल से मिलके बनता है। और सेल्स के सेंटर में, मतलब सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए। तो हम सेल के न्यूक्लियस से डीएनए निकाल सकते हैं अगर रूट में ये लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। तो अगर हमारी लड़ाई हो जाती है और मैं अगर आपके बाल खींच लेती हूँ तो मैं वो वाले बाल भी उखाड़ लूंगी जो ऑलरेडी आपके स्किन में अटैच होने चाहिए आइडियली। तो वो किसके साथ रिमूव होंगे? वो इसी लूज कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम कहते हैं रूट शीट, रूट शीथ, ठीक है, इसे हम कहते हैं रूट शीथ। तो वो रूट शीथ के साथ ही बाहर आती है। और अगर रूट शीथ मतलब ये लूज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है तो डीएनए टाइपिंग करी जा सकती है उस इंसान की, ठीक है। जो किस में लाई करता है? वो हमारे स्किन के डर्मिस लेयर में लाई करता है, ठीक है। अब जो जोन्स है, हमने हेयर को तो क्लासिफाई कर लिया। अब जो हेयर का जो पर्टिकुलरली शाफ्ट होता है,
अब जो हेयर का शाफ्ट होता है उसके हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। जो हेयर का शाफ्ट होता है उसको हम 3 इंपॉर्टेंट जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है क्यूटिकल, फिर है कॉर्टेक्स एंड फिर है मेड्यूला। अगर आपने मेरी क्लासेस अटेंड करी तो मैंने बहुत बारी बताया है, जब कभी भी किसी भी स्ट्रक्चर में मेड्यूला है, मेड्यूला मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर मिडिल ऑफ द स्ट्रक्चर, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के मिडिल में प्रेजेंट रहेगा, या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर को हम मेड्यूला बोलते हैं। ठीक है, क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स मेड्यूला के साइड वाले कैरेक्टर्स हैं। सो क्यूटिकल एंड कॉर्टेक्स मेड्यूला के आसपास सिचुएटेड होने वाले हैं। यहाँ पे देख लो ये डायग्राम, लेट्स से माइक्रोस्कोप है एंड ये आपका डायग्राम है किसका, हेयर का। ठीक है, सो ये जो ऊपर वाली लेयर है, उस ऊपर वाली लेयर को हम बोलते हैं क्यूटिकल। ठीक है, ये जो क्यूटिकल है इसमें यूनिक स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं जिसके थ्रू आप किसी एनिमल के हेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हो और ह्यूमन हेयर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, फिर आती है बारी कॉर्टेक्स की। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स है ये वाला इंटरनल एरिया कॉर्टेक्स कहलाता है। एंड अगर आपके हेयर डिफरेंट कलर के, तो जो हेयर पिगमेंट है वो इसी एरिया में लाए करता है। ठीक है, फिर बात आती है मेड्यूला की। मेड्यूला आपका मिडिल स्ट्रक्चर होता है, ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता। कुछ ह्यूमंस में प्रेजेंट हो सकता है, अलग अलग तरीके के ह्यूमन हेयर्स में प्रेजेंट होता है। हो सकता है फ्रेगमेंटेड हो सकता है डिसकंटिन्यूअस टाइप ऑफ मेड्यूला प्रेजेंट हो, बट कुछ ह्यूमंस में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, हर एक ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होता है। जिसके मेरे बालों में मेड्यूला प्रेजेंट नहीं है, मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो मैंने एग्जामिन करके देखा है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उनके मेड्यूला नहीं था, बट कुछ ऐसे लोग थे मोस्ट ऑफ द टाइम जो साउथ इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही हूँ कि साउथ इंडियन कम्युनिटीज़ में होता ही है मेड्यूला, बट जो साउथ इंडियन पीपल थे मेरी क्लास में, दे हैड डिसकंटिन्यूअस मेड्यूला। कंटिन्यूस नहीं था बट डिसकंटिन्यूअस मेड्यूला उनमें प्रेजेंट था ऑलरेडी। उनके बाल भी बहुत अच्छे होते हैं जो साउथ इंडियन होते हैं, दैट्स माई बिलीव कि उनके हेयर बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उनका जो फूड होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच होता है। दैट्स माई बिलीव। ठीक है, सो बात करेंगे क्यूटिकल लेयर की। जो क्यूटिकल लेयर है दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट कंसिस्ट ऑफ थिन नॉन पिगमेंटेड स्केल्स। ठीक है, now cortex, it is the middle layer that consists of longitudinally arranged elongated cell without nuclei present नहीं होता है। तो आप जो हेयर का शाफ्ट वाला और टिप वाला एरिया है ना, यहाँ से डीएनए नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे डीएनए के लिए कुछ भी चीज प्रेजेंट ही नहीं है ना। अगर ये जो सेल है अगर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता तो डीएनए फिर भी निकाल सकते थे, बिना न्यूक्लियस आपको डीएनए नहीं मिलेगा। ठीक है, विद इन द सेल देयर आर फाइब्रल्स ऑन विच दे मे बी ग्रैन्यूल्स ऑफ पिगमेंट। तो कॉर्टेक्स में आपके ग्रैन्यूल्स ऑफ पिगमेंट present होते हैं। Then we have medulla. This is the innermost layer that is composed of keratinized remains of the cell. So keratinized remains of cell यहाँ पे present होते हैं medulla में, और medulla the innermost central structure होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लो अगेन कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। ये हेयर शाफ्ट है, इसके ऊपर हेयर की टिप है। ठीक है, दिस इज हेयर शाफ्ट, यहाँ पे हेयर की टिप है। ठीक है, ये आप स्किन के अंदर हम बात करते हैं। स्किन के ऊपर वाला स्ट्रक्चर, स्किन के नीचे वाला स्ट्रक्चर देखोगे सेबेशियस ग्लैंड है, जहां से ऑयल जैसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जब आपकी स्किन ऑयली हो जाती है, फिर आपका स्कैल्प ऑयली हो जाता है, यही सेबेशियस ग्लैंड ऑयल सिक्रीट करता है, तब होती है। ठीक है, देन वी हैव एरोक्टर पिली मसल, हेयर ब्लज, हेयर फॉलिकल, हेयर बल्ब, हेयर पैपिला एंड देन कैपिलरी, जो कि इससे कनेक्टेड होती है। तभी ही आप हेयर पुल करोगे तो आपको पेन होता है क्योंकि यहाँ पे नर्व्स भी तो है ना, जो पेन का सेंसेशन आपके ब्रेन तक लेके जाती है। हेयर स्ट्रक्चर देख लो, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्यूटिकल एंड मिडिल स्ट्रक्चर इज कॉर्टेक्स। देन वी हैव मेड्यूला। ठीक है, जो पिगमेंट्स हैं वो कॉर्टेक्स में लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव हेयर साइकिल। सो हेयर साइकिल कौन कौन से फेजेस से हेयर होके गुजरता है? सबसे पहला एनाजन, कैटेजन एंड टीलोजन। ठीक है, जो एनाजन फेज है वो फर्स्ट फेज है या फिर इनिशियल फेज है, देन कैटेजन फेज मिडिल फेज होता है एंड टीलोजन फेज लास्ट फेज होता है, जिसमें आपके जो बाल हैं अपने रूट को छोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, सो एनाजन इज द So first we have anagen. Anagen is the active phase of the hair in which hair growth is in its peak. जो hair growth है वो peak पे चल रही है। The root from a pulled anagen hair is elongated and may be covered with a root sheath
एंड इट इज़ यूजुअली फुली पिगमेंटेड, ठीक है। बहुत फ्रेश हेयर होता है, इनके जो रूट शीथ होती है उसमें गुड अमाउंट ऑफ डीएनए, गुड अमाउंट ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पिगमेंटेड, हाईली पिगमेंटेड होते हैं एनाजन फेज के हेयर्स। फिर आते हैं कैटोजन, इससे थोड़े से अब आपके बाल बूढ़े हो गए हैं। इट इज द ट्रांजिशनल फेज ऑफ द हेयर फॉलिकल फ्रॉम एक्टिव ग्रोथ फेज एनाजन टू द रेस्टिंग ग्रोथ फेज, दैट इज टीलोजन। सो टीलोजन और एनाजन के बीच का जो फेज होता है उसको हम बोलते हैं कैटोजन, ठीक है, ग्रोथ साइकिल में। इसमें भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपके हेयर में रूट शीथ मौजूद होती है। अगर बाल पुल करे जाएं तो हेयर में, अगर हेयर पुल करे जाएं तो जो स्कैल्प से बाल निकलेगा, सो अगर हेयर पुल करे जाएं तो रूट शीथ प्रेजेंट हो सकती है, अच्छे खासे पिगमेंटेड होते हैं, बट एज कंपेयर टू एनाजन थोड़े कम पिगमेंटेड होंगे। टॉकिंग अबाउट रेस्टिंग फेज, सो दैट इज टीलोजन। टीलोजन इज द लास्ट फेज ऑफ द हेयर ग्रोथ साइकिल व्हेन द हेयर रूट बिकम्स केराटिनाइज्ड एंड बल्बस इन शेप, ठीक है, बल्बस इन शेप हो जाते हैं और जो रूट है वो अपने रूट, और जो रूट है वो स्किन को छोड़ देती है, डिटैच हो जाते हैं, वापस से फिर एनाजन वाला फेज आता है, एक छोटा सा हेयर फिर वहां से निकलना शुरू होता है, ठीक है। सो हियर वी हैव दिस इज द हेयर एनाजन फेज, ग्रोथ फेज होता है, नरिशमेंट फेज होता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी ऑफ हेयर तभी ही होता है। देन वी हैव कैटोजन फेज, ये ट्रांजिशनल फेज होता है फ्रॉम एक्टिव फेज टू रेस्टिंग फेज, ठीक है। यहाँ पे ब्लड सप्लाई सही होती है, जो हेयर फॉलिकल है वो जल्दी से डिटैच नहीं होता है आपके स्कैल्प से। बट टीलोजन क्या होता है, रेस्टिंग फेज होता है, नरिशमेंट इनकी काफी बुरी हो जाती है, और ये जो यहाँ पे जो आपकी ब्लड कैपिलरी है वो हेयर को क्या कर देती है, डिटैच कर देती है, छोड़ देती है, जिससे कि हेयर अपने आप शेड हो जाते हैं। जब कभी भी शेडेड हेयर होते हैं, मतलब जो हेयर अपने आप झड़ रहे हैं, उनके रूट में रूट शीथ नहीं होती और आप उससे डीएनए टाइपिंग मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल हेयर एंड ह्यूमन हेयर, ठीक है। एनिमल हेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स से कहीं पे मैं चोरी करने, कहीं पे मर्डर करने गई और उनके घर पे डॉग है ना, सो अगर वो डॉग हेयर भी मैं एक्सचेंज करके अपने पास ले आती हूँ और जब इन्वेस्टिगेशन होती है मेरे कपड़ों से डॉग हेयर, उसी पर्टिकुलर ब्रीड के डॉग हेयर अगर बरामद हो जाते हैं, उसी पर्टिकुलर ब्रीड के अगर डॉग हेयर मिल जाते हैं, जिससे ये फिर स्टैब्लिश हो जाएगा कि मैं पर्टिकुलरली घर में प्रेजेंट थी। इसी वजह से एनिमल हेयर भी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेयर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The medulla pattern of animal hair may be an important characteristic feature जिसके थ्रू हम animal hair and human hair को distinguish कर सकते हैं, ठीक है। जो एनिमल हेयर होते हैं उसमें मेड्यूला प्रेजेंट होता ही होता है। नाउ ह्यूमन हेयर मेड्यूला पैटर्न्स मे बी क्लासिफाइड एज एब्सेंट, फ्रेगमेंटेड, इंटरप्ट और कंटिन्यूअस, ठीक है। सो यहाँ पे देख लो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एनिमल हेयर और ह्यूमन हेयर के। सो क्यूटिकल अगर हम देखें तो जो ह्यूमन हेयर का क्यूटिकल होता है उसके स्केल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, फ्लैट होते हैं और शाफ्ट को कंप्लीटली सराउंड करते हैं। एनिमल हेयर के जो स्केल्स होते हैं बहुत लार्ज होते हैं, पॉलीहेड्रल होते हैं, यूनिक होते हैं, वेवी होते हैं और ये शाफ्ट को कंप्लीटली कवर नहीं करते हैं, ठीक है। मेड्यूला नैरो होती है, मे बी एब्सेंट और मे बी फ्रेगमेंटेड और डिसकंटिन्यूअस, बट एनिमल हेयर में ब्रॉड मेड्यूला होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है और कॉन्टिन्यूअस मेड्यूला प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स की अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स थिक होता है 4 to 10 टाइम्स एज कंपेयर टू मेड्यूला, बट यहाँ पे जो कॉर्टेक्स है वो थिन होता है एज कंपेयर टू मेड्यूला। मेड्यूला ज्यादा स्पेस कवर करता है एज कंपेयर टू कॉर्टेक्स। सो मेड्यूलरी इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमंस में 0.3% और उससे कम होता है, और एनिमल हेयर में इट इज ऑलवेज मोर देन 0.5%। पिगमेंट की अगर मैं बात करूं तो इट इज टुवर्ड्स दी पेरिफेरी ऑफ द कॉर्टेक्स और इसमें यूनिफॉर्म होता है, पेरिफेरल या फिर सेंट्रल भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप एनिमल हेयर और तरीके से आप ह्यूमन हेयर एंड एनिमल हेयर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। मेड्यूलरी इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज मेड्यूलरी इंडेक्स? सो मेड्यूलरी इंडेक्स काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जब कभी भी आप एनिमल हेयर और ह्यूमन हेयर को डिस्टिंग्विश कर रहे हो तो इट इज अ रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ मेड्यूला एंड डायमीटर ऑफ होल हेयर शाफ्ट इनटू 100, ठीक है। ह्यूमंस में 0.3 होता है या फिर उससे कम होता है, एनिमल्स में 0.5 या फिर उससे ज्यादा होता है। दिस इज दी फॉर्मूला। ये क्या है? ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला डायमीटर, मेड्यूलर डायमीटर इनटू टोटल हेयर डायमीटर इनटू
100। ये देखो मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाने की कोशिश करी है। लेट्स से दिस इज द हेयर। इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि क्या डायमीटर है मेड्यूला का। मेड्यूला के डायमीटर को आप किससे डिवाइड करोगे, पूरी के पूरे हेयर शाफ्ट से डिवाइड करोगे और इंटू 100 करोगे तो आपका मेड्यूलरी इंडेक्स निकल जाएगा। ठीक है, देखो जब कभी भी किसी भी हेयर में मेड्यूला एब्सेंट होता है तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें मेड्यूला नहीं है, इसमें फ्रेगमेंटेड मेड्यूला है, इसमें इंटरप्टेड मेड्यूला है और दिस इज कॉन्टिन्यूअस मेड्यूला। तो मेड्यूला के प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ह्यूमन हेयर है या एनिमल हेयर है। नेक्स्ट व्हाट वी हैव एग्जामिनेशन ऑफ हेयर। यहाँ पे हम कर रहे हैं एग्जामिनेशन। सो फर्स्ट एग्जामिनेशन इज टू चेक वेदर द हेयर बिलोंग्स टू अ ह्यूमन और एनिमल। ठीक है, इफ इट बिलोंग्स टू एनिमल देन विच एनिमल इट इज पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स स्केल्स के। ठीक है, ऑल्दो सर्टन हेयर्स कैन attribute to species, it is not possible to identify hairs to a specific animal to the exclusion of other similar animals. For initial examination of mounted and unmounted hair, stereoscopes are used for magnification range up to 100x. So mounted hair या unmounted hair से क्या मतलब है? mounted hair वो होते हैं जिसको आपने क्या करा है, फिक्स करा है या फिर ग्लिसरीन यूज करके या पॉसिबल केमिकल यूज करके माउंट करा है। अनमाउंटेड हेयर में ज़्यादा केमिकल्स आप यूज नहीं करते हो, या तो सिंपली माइक्रोस्कोप में आप हेयर को देख लेते हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ग्लिसरीन या फिर वाटर ऐड करके आप माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हो। ठीक है, The objective and eyepieces selected should permit observation in the range of 40x to 400x. Both sides of the comparison microscope should balance of light intensity and color. सो कंपैरिजन माइक्रोस्कोप आप यूज कर सकते हो। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आपको सेट करना होता है एंड ऑब्जर्व करना होता है हेयर साइड बाय साइड कंपेयर करने के लिए। ठीक है, हम ट्रांसमिशन लाइट माइक्रोस्कोप भी यूज कर सकते हैं जो कि हमें 40x से 1400x तक की मैग्निफिकेशन पावर देता है। अब क्या क्या ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ द हेयर, the contamination which may be mask the real color of the hair or it is removed in cleaning processes. जब कभी भी आप हेयर कलर कराते हो तो ब्लीच यूज करी जाती है जिससे जो आपका ओरिजिनल हेयर कलर है वो निकाल लिया जाता है, उसके बाद फिर नया कलर लगाया जाता है। तो इस तरीके के प्रोसेस्ड हेयर को भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, द हेडलाइंस आर लाइक रॉड्स वेयर द हेयर फ्रॉम आईब्रोज, जो हेड हेयर होता है वो रॉड की तरह होता है और जो आईब्रो या आई लैशेस की हेयर होती है उसकी टिप जो है बहुत ज़्यादा पॉइंटेड होती है और वो हेयर स्मॉल भी होता है। द बियर्ड हेयर मे बी समवॉट फ्लैट क्योंकि वो बार बार उसका एज कट होते रहता है। ठीक है, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द नेचर of the medulla and pigmentation pattern. It is helpful in the study of species of the origin, मतलब animal hair या फिर human hair, और हम उस individual का hair पे identify कर सकते हैं। ठीक है, any deformity or disease in the hair, अगर कोई डिफॉर्मिटी है, कोई भी डिजीज है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टू आइडेंटिफाई अ सस्पेक्ट। ठीक है, द स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर एग्जांपल बर्निंग हेयर मे हैव अंडरगॉन टू आइडेंटिफाई other possible identifying features from hair. ठीक है, अब हम जेंडर किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हेयर का। नो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन हेयर, इट इज डिफिकल्ट बट स्टिल वी कैन वर्क अराउंड इट, है ना, एक्सेप्ट बियर्ड एंड मॉस्टैच हेयर। जो मेल हेयर होता है वो थिक होता है एंड काफ़ी ज़्यादा डार्क होता है, रफ होता है। इन ह्यूमन हेड हेयर बार बॉडीज इन हेयर फॉलिकल माइट बी प्रेजेंट, दैट इज 29 ± 5% ऑफ इन फीमेल्स। ठीक है, सो 29 ± 5% फीमेल्स की बॉडी में बार बॉडीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट एज के बेसिस पे क्या डायमीटर होता है हेयर का। सो आप एज आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी कर सकते हो हेयर से, जेंडर आइडेंटिफाई करने की कोशिश भी कर सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही ग्रेट रिजल्ट नहीं मिलते, बट स्टिल वी हैव दीज एग्जामिनेशन एरिया, सो हमें ये पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डीएनए एविडेंस। ठीक है, जब कभी भी रूट सेल्स हमें मिलती है तो हम डीएनए क्लासिफाई
जब कभी भी हमें रूट सेल्स मिलती हैं तो हम डीएनए एग्जामिनेशन कर सकते हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग हम कर सकते हैं। अगर डीएनए प्रोफाइलिंग आप कर रहे हो तो ये तो बेस्ट आपका एविडेंस होता है। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है तो वो तो आपका आइसिंग ऑन द टॉप है ना। आप सेल से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उस डीएनए का क्या कर सकते हो, फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हो। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए प्रोफाइलिंग भी करी जा सकती है हेयर से। जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है वो सिर्फ मदर की साइड से क्या होता है, ट्रांसफर होता है अपने ऑफस्प्रिंग में। तो आप क्या कर सकते हो, पेरेंटेज टेस्टिंग भी कर सकते हो विथ ह्यूमन हेयर। ठीक है, ये हेयर कैसे होंगे, ये हेयर स्वॉलन होंगे, ब्लैक होंगे, फ्रेजाइल होंगे या फिर ट्विस्टेड होंगे, कर्ल्ड हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें एक पर्टिकुलर ओडर आ सकता है, कार्बन डिपोजिशन हो सकता है ना, उसका बल्ब स्वॉलन भी हो सकता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इन केस ऑफ बर्न इंजरी या फिर फायर आर्म इंजरी। ठीक है, सो यस एवरीवन, वी आर डन विथ हेयर एग्जामिनेशन एंड हेयर ट्रेस एविडेंस। तो ये सारी चीजें थी जो कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है हेयर एविडेंस में। इसके अलावा हमने फाइबर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। Thank you so much for watching today's class. In the next video, we will complete